इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो खास बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। इसमें कोई भी ऊपर नीचे या एक्सेप्शन नहीं आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूअसली increases along a period। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लगातार बढ़ती है। इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये एक रिलेटिव टर्म है जो कि ये बताता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी रखता है। और यही चीज पीरियड के लिए भी और ग्रुप के लिए भी। यहाँ पे इंक्रीजेस था, ग्रुप के लिए डिक्रीजेस, ग्रुप में डिक्रीज होती जाती है अलोंग अ ग्रुप। और ऐसा क्यों होता है ग्रुप में? क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती चली जाती है और इसमें कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई हाथ नहीं है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में देखा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखा था, जब भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता था तो ऑर्डर में कुछ हमें चेंजेस करने होते थे। हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापने में कोई भी रोल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बेसिक बातें सारी देखी। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ कहाँ काम में आती है। तो हम अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। किसमें मेटेलिक कैरेक्टर्स ज्यादा है और किसमें मेटेलिक कैरेक्टर्स कम है, ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से पता कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। देखिए, हम मेटल उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को रखते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को रखते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब आप ही बताइए, जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा कम होगी और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी यही होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, मतलब नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक और जिसकी जितनी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक। तो मैं यहाँ पे दो रिलेशन आपके सामने लिखता हूं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को होना पड़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर्स जितने ज्यादा उतनी ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कम होना पड़ेगा। यह पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा कम उसमें मेटेलिक कैरेक्टर्स उतने ही ज्यादा होंगे। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात और लिख सकता हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट मोस्ट के सबसे ज्यादा लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ग्रुप 1 वाले या लेफ्ट वाले एलिमेंट्स की मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी और राइट वाले एलिमेंट्स की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी। ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी होता है किसी भी दो एटम्स के बीच में बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड to break
कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपके सामने कुछ एलिमेंट्स रख दिए जाएं, जैसे कि HF, HCl, HBr और HI, और आपसे पूछे कि इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए कि किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है और किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी कम हो रहा होगा। अब यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है। अगर चार्ज ज्यादा है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में ज्यादा है तो उसे उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा देनी होगी। मतलब HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा और HCl की बॉन्ड एनर्जी उससे कम, HBr की उससे कम और HI की उससे कम। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा देनी होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा बॉन्ड एनर्जी। तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेचर ऑफ हाइड्राइड। तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड, अगर मैं आपके सामने कुछ हाइड्राइड्स लिखता हूं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर मुझसे इनके नेचर की बात पूछी जाए तो जब मैं इनको पानी में अगर मैं इनको डाइल्यूट करूंगा तो ये आयनाइज होंगे तो H+ आयन देंगे, और जो कंपाउंड H+ आयन देता है वो एसिड कहलाता है। मतलब ये सारे एसिड हैं, क्योंकि ये आयनाइज होने पर H+ आयन देंगे, इसीलिए ये चारों क्या है, एसिड है। अब आपसे पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, एसिडिक ऑर्डर अगर आपको बताना है तो मैंने यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी निकालना सिखाई कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी होगी। अब आप देखिए, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटम को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी है। अगर इसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी है तो बहुत ही मुश्किल से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और HF, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने से ही बॉन्ड टूट जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा। तो HI सबसे पहले H+ दे देगा, और जो सबसे पहले H+ देता है वही सबसे अच्छा एसिड कहलाता है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करूं, एसिडिटी का ऑर्डर बताऊं, तो HI सबसे आगे, HBr उससे कम, HCl उससे कम और HF सबसे। ये इसकी एसिडिटी का ऑर्डर है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। ये मैंने तीसरा एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज नेचर ऑफ हाइड्राइड। फोर्थ है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। जैसे हाइड्राइड हमने डिस्कस किया, वैसे ही हाइड्रोक्साइड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड इज OH को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारी है वो है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अगर मैं आपको हाइड्रोक्साइड कोई हाइड्रोक्साइड लिख करके दिखाऊं, जैसे कि AOH, OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, A कोई एटम है। अब अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो ये दो तरीके से टूट सकता है, या तो इसमें से O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाए। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटा
तो AO माइनस प्लस H प्लस बनेगा, और चूंकि यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज हो रहा है तो ये एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन अगर दूसरे केस में A और O के बीच के बॉन्ड का बॉन्ड टूटता है तो A प्लस और OH माइनस हमारे सामने बनेगा, और जब OH माइनस रिलीज होता है तो ये बेस की तरह काम करता है, तो ये बेस की तरफ काम करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि A और O के ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना है? तो इसके लिए गैलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एप्लीकेशन दी। एज पर गैलिस ने बताया कि अगर इस A एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर इस A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, अगर इस A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, दैट इज, ये क्या है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखा रहा है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये एसिड की तरह काम करेगा, मतलब A और O के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ClOH, यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है। अब ये 1.7 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये ClO माइनस प्लस H प्लस बन जाएगा, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा। और अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से कम है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा, अगर A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से कम है तो ये बेस की तरह काम करेगा। बेस की तरह काम कैसे करेगा? जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, NaOH को जब आप आयनाइज करोगे तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.9 होती है। 0.9 इज 1.7 से कम है। अगर 1.7 से कम है तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये Na प्लस और OH माइनस में आयनाइज होगा, और OH माइनस जब आयनाइज होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो कौन एसिड की तरह काम करेगा और कौन बेस की तरह काम करेगा, ये भी बताने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी हेल्प करती है। लास्ट एप्लीकेशन जो है वो हमें पढ़नी है, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। फिफ्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमें एप्लीकेशन डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो है नोमेनक्लेचर। जैसे कि अगर मैं आपके सामने दो कंपाउंड्स लिखता हूं, ClO2 और O2Cl, दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे हम पीछे लिखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे हम पहले लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसको आपको पीछे लिखना है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसे आपको आगे लिखना है। जैसे कि इसमें हम लगा करके देखते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसको पीछे लिखो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा थी, इसको हमने पीछे की तरफ लिखा, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम थी तो उसे हमने आगे की तरफ लिखा। मतलब कि ये एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, सही तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है फिर भी आगे लिखा, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग है। अब अगर हम नाम लिखना चाहें तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पीछे हमें IDE आइड लगाना होता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट have a suffix IDE। जैसे कि अगर मैं ClO2 का नाम लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, क्लोरीन ऑक्साइड या क्लोरो ऑक्साइड लिख सकता हूं मैं, क्लोरो
ऑक्साइड। क्लोरो ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्लोरो ऑक्साइड हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहीं पे हमारा पहला चैप्टर जो कि था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो वाला चैप्टर खत्म होता है। आप इस सारे वीडियोस को देखिए और जो भी सवाल होते हैं उसे आप सोल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए और जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू।